सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्म डी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं आप आज से स्टार्ट करने वाला हूं फार्म डी के सारे सब्जेक्ट्स के नोट, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे आप फार्म डी में टॉपिक्स को लिखेंगे, क्या क्या उसमें टॉपिक, क्या क्या उसके सब टॉपिक्स है, क्या इम्पोर्टेंट्स है, किससे आपको मार्क्स मिलेंगे और क्या आपको लिखना और किस पैटर्न में आपको लिखना चाहिए, वो सारे मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। सो हम आज से पहला अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा। सो पहला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स 3 का पहला टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज पीयूडी। पीयूडी क्या होता है? अभी पीयूडी हम देखना जाए तो कैसा एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अभी अल्सर नाम से तो हम समझ ही जाएंगे कि एक ज़ख्म होता है। अभी वो ज़ख्म किधर होता है? जिधर पेप्सिन्स रिलीज़ होते हैं। अब पेप्सिन्स जनरली किधर रिलीज़ होते हैं? हमारे स्टमक डिओडेनम में, इधर जनरली पेप्सिन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये दो जगह मेजरली रहता है। पहला रहता है जो स्टमक की जो लाइनिंग्स रहती है, जो म्यूकोसनल लाइनिंग्स रहती है, वहाँ पे ये एक्चुअली फॉर्म होता है। और जो दूसरा रहता है जो इंटेस्टाइनल का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जहाँ से अपना फूड जो रहता है, हम फूड जो एडमिनिस्टर करते हैं, और वो जब इंटेस्टाइनल के स्टार्ट करता है तो वो जो ये एरिया रहता है उधर पे एक घाव जैसा बन जाता है, जो हमें बहुत दर्द देता है। जैसे बहुत सारे सीवियर पेन्स होते हैं, जैसे आप बोलोगे ना कि मैंने कुछ खाया और मेरा पेट दुखने लगा, ये सारे चीज़ होते रहते हैं। सो अभी पीयूडी को कैसे डिफाइन करेंगे? अभी यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखा है डीपीरो से, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सो पहला डेफिनेशन है पीयूडी इज़ अ कंडीशन इन विच एन अल्सर और ओपन सोर, अल्सर को ही ओपन सोर करते हैं, जो वो फॉर्म होता है किधर? स्टमक में डिओडेनम ड्यू टू एसिड और पेप्सिन के इंजरी की वजह से। सो एसिड पेप्सिन का जब उधर पे लेवल ऊपर नीचे होता है तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होते हैं। और वो जो एसिड फॉर्मेशन होता है, वो जो म्यूकोसल लेयर रहता है, म्यूकोसल लेयर इधर पे दो म्यूकोसल रहता है, एक म्यूकोसा रहता है, एक सब म्यूकोसा रहता है। सो जब एसिड पेप्सिन्स रिलीज होते हैं तो ये जो म्यूकोसल पहला लेयर रहता है, ये इसको ही बर्न करने रहता है। जब इसको बर्न करने रहेगा तो वहाँ पे एक छाले जैसा आप बोल सकते हो, वैसा फॉर्म होता है। और उसका सेकंड डेफिनेशन भी आप देख सकते हो उसमें, अ कंडीशन इन विच देयर इज एन डिसकंटिन्यूटी इन द एंटायर थिकनेस ऑफ गैस्ट्रिक और डिओडेनल म्यूकोसा। जैसा मैंने आपको बताया, जो म्यूकोसल लेयर रहता है स्टमक का, उसको ही ये ख़त्म करने लगता है। अभी हम इसके पढ़ेंगे इटियोलॉजी, किसके वजह से होता है, कॉजेज़ क्या है। सो इटियोलॉजी को हम कॉजेज़ भी बोल सकते हैं। सो ये मेजरली तीन चीज़ की वजह से होता है। पहला जो होता है सबसे फेमस, हेलिकोबैक्टम पाइलोरी, जिसे हम एच पाइलोरी भी कहते हैं। और दूसरा है एनएससीआईडी जो हम जनरली लेते हैं एज अ पेन किलर, आइबोप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेन है, जो हम डेली यूज़ में करते हैं। लेकिन डेली यूज़ में तक तो ठीक रहता है, बट इसका एक्सेसिव यूज़ करोगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेगा। और फिर एक जनरल लाइफस्टाइल्स भी रहता है, जैसे अभी किसी को स्मोकिंग करने का हैबिट है, अल्कोहल है, या फिर किसी को ज़्यादा बीमारी है या रेडिएशन के कांटेक्ट में आया है, तो उससे भी ये पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी अभी तो जैसे हम अभी मैंने तीन चीज़ बता दिया कि किस वजह से होता है पेप्टिक अल्सर, जैसे हेलिकोबैक्टम पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे बोलते हैं, एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसकी वजह से होता है। फिर स्मोकिंग, अगर एक्सेसिव क्रोनिक स्मोकर रहा या क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन करने वाला रहा, उसको भी हो सकता है। अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन में कैसा अपने बॉडी में दो चीज़ रहते हैं। पहला रहता है एक एग्रेसिव फैक्टर एंड उसको काउंटर करता है डिफेंसिव फैक्टर। अभी ये तो अपना रेगुलर काम करता है, लेकिन जब आप
कुछ जैसे अभी कुछ स्पाइसी खा लोगे, या फिर जो नॉर्मल नॉर्मल जो कंडीशन रहता है उससे, नॉर्मल कंडीशन बोले तो नॉर्मल खाना जो रहता है उससे अलग खा लेते हो, तो फिर ये जो एग्रेसिव फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो डिफेंसिव फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपली हम बोल सकते हैं इसको कि इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो एग्रेसिव फैक्टर रहता है और जो डिफेंसिव फैक्टर रहता है वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब आप कुछ स्पाइसी या फिर बोलते हैं अनरेगुलर कुछ खा लेते हो, तो इन ये दोनों में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से फिर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी डिफेंसिव मैकेनिज्म में कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला आता है म्यूकस एंड बायकार्बोनेट। अभी बायकार्बोनेट और म्यूकस सिक्रेशन कौन करता है? अब जैसे अभी जो अपना स्टमक रहता है, ये स्टमक का एक पार्ट है, उसके अंदर जो स्टमक से एक लाइन जाती है, वेसल्स जाते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो हुआ रहता है, ये ब्लड स्ट्रीम है। अभी ब्लड स्ट्रीम में क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं NaCl's, फिर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो इस ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहते हैं। और ये है पैराइटल लेयर, जो अपना स्टमक के लेयर से मतलब चिपका हुआ रहता है। अभी वहाँ पे कुछ चैनल्स रहते हैं, जैसे कैम चैनल्स, फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल्स, ये सारे चैनल्स रहते हैं। अभी क्या होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में एक चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं COCA3, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पे एक चैनल रहता है हाइड्रोजन चैनल। क्या होता है, ये हाइड्रोजन चैनल जब ओपन होता है तो फिर यहाँ से ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सॉरी सोडियम नहीं, बाइकार्बोनेट है, वो पैराइटल सेल्स में आ जाता है। और साइमल्टेनियसली पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाता है तो पोटेशियम जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से एक क्लोरीन आयन जो NaCl के साथ ब्लड स्ट्रीम में रहता है, वो बाइंड रहता है, वो आ जाता है पैराइटल लेयर में। अभी पैराइटल लेयर में जो कैम पाथवे होता है, कैम पाथवे, वहाँ से जब ये ओपन होता है तो वहाँ से एक Cl चले जाता है, और यहाँ पे इनका कॉन्जुगेशन, माफ़ करना, कॉन्जुगेशन नहीं, सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होके यहाँ से एक H आयन और यहाँ से एक Cl आयन चले जाता है, जिससे हम बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम HCl बोलते हैं। और हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है? HCl प्रेजेंट रहता है। तो फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, ये क्या करता है, ये बनने ही नहीं देता, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब जब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर कुछ HCl बनेगा ही नहीं, तो फिर एसिड मतलब जो एसिड बेस का फ्लक्चुएशन हो जाता है अपने स्टमक में, वो नहीं होगा। और सेकंड, तो इसका डेफिनेशन कैसा है कि अ थिक म्यूकोसल लेयर एंड बाइकार्बोनेट इन द ब्लड स्ट्रीम हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड नियर द सरफेस ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम सेल्स। ये जो स्टमक का जो लेयर रहता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स। ये यहाँ से रिलीज होता है, और जो एसिड प्रेजेंट रहता है अपने स्टमक में उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और कुछ जो रहते हैं पैराइटल सेल्स में वो उधर भी उनको ब्लॉक करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी सेकंड फैक्टर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये एक मेजर चीज़ है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये जो म्यूकस रहता है और जो बाइकार्बोनेट रहता है ना, उसका सिक्रेशन बढ़ाता है। अभी जो एग्रेसिव फैक्टर्स रहते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, ये जितने भी डिफेंसिव फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया म्यूकस, बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर सारा जो कंडीशंस है वो ऊपर आने लगेगा। अभी इसको ब्लॉक कौन करता है? H पाइलोरी हो गया, NaCl जो हमने ईटियोलॉजी में पढ़ा। अभी आप अगर, अभी ये पूरा डेफिनेशन में लिखा है, अगर एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, जो एग्रेसिव फैक्टर रहता है जैसे H पाइलोरी हो गया, NaCl हो गया, या फिर कोई भी एसिड, या फिर कुछ भी लाइफस्टाइल आपका है, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो या फिर आप क्रोनिक एल्कोहलिक हो, तो ये सारे जो एग्रेसिव फैक्टर्स में आते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये जो फैक्टर्स रहते हैं ना, ये जो
डिफेंसिव फैक्टर्स रहते हैं ना, उनको इनिबिट कर देते हैं। अभी उनको इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा, जो म्यूकस सिक्रीशन हो रहा था, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म शो कर रहा था, वो इम्पेयर हो जाएगा। अभी वो इम्पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, जो वो इम्पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है वो बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ने से क्या होगा, जो म्यूकोसल लेयर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो म्यूकस लेयर रहता है, म्यूकस और सब म्यूकोसा, सो जो म्यूकस लेयर रहता है ये उसको बर्न करने लगेगा। वो उसको बर्न कर लेगा तो सिंपल क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। यही सब, ये सारा चीज़ इसी में लिखा रहता है। जैसे अभी इसमें लिखा है, जो बैक्टीरिया रहता है वो कॉलोनाइज करता है और फिर उधर पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करके वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो वो म्यूकस लेयर रहता है उसको ट्रिगर करता है, और फिर उसके बाद जो बाइकार्बोनेट सिक्रेशन है उसको कम कर देता है, म्यूकोसल लेवल को उसको कम कर देता है, और सिंपली प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको इनिबिट कर देता है। वो इनिबिट होगा तो एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा डिओडर्नल में। सेम ऐसे ही एनएसएआईडी करता है। एनएसएआईडी कब करता है, जब आप उसको एक्सेसिव क्रोनिंग मतलब हमेशा कुछ भी दर्द हुआ तो आपने एनएसएआईडी, आइबुप्रोफेन, अभी ये सब तो नॉर्मल हो गया, ये सब सारे लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। सो आप अगर एनएसएआईडी यूज़ करोगे तो सेम एनएसएआईडी का सीधा रोल है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है वो इसको ब्लॉक कर देता है। अभी इसको ब्लॉक कर देगा, सिंपल है, म्यूकस सिक्रीशन बंद हो जाएगा, जो आपका बाइकार्बोनेट है वो बंद हो जाएगा। सिंपली ये सारे बंद हो जाएंगे और जो एसिडिक सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। अभी एसिडिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर वही वही काम हो जाएगा कि आपका जो म्यूकोसल लेयर है वो डैमेज होने लगेगा, आपको वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होगा, बहुत सारा पेन होगा, ये सारी चीज़। अब हम देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पहले तो दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है डिओडेनल अल्सर। सिंपल, अभी गैस्ट्रिक अल्सर किधर होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा जो स्टमक रहता है ना, स्टमक के सेंटर, मतलब इनटू द स्टमक होता है, मतलब सिर्फ स्टमक में होता है। और जो डिओडेनल रहता है, डिओडेनल कहाँ रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल का इनिशियल, मतलब जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है। तो सिंपली इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे, मतलब फाइंड आउट कैसे करेंगे कि जो मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ है वो गैस्ट्रिक है कि डिओडेनल। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से जब इपीगैस्ट्रिक फन या सेंसेशन, या फिर जब आप खाना खाते हो और आपको इमीडिएट पेन हो तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और जब आप खाना खाओ और उसके 1 से 3 घंटे के बाद वो जब पेन हो तब उसको बोलते हैं डिओडोनल। इस ये स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो गैस्ट्रिक अल्सर है कि डिओडोनल अल्सर है। अभी कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं पीयूडी में, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, गाउनिंग होगा, फिर उसका क्रैम्प्स आएंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन्स होगा, एब्डोमिनल पेन्स होगा, आपका पेट भरा भरा लगेगा। और ये यूजुअली आपको ये सारे सिम्टम्स आधी रात में जब आप खाना खा लेते हो तब, और खाना खा के तुरंत मतलब सो जाते हैं या फिर नो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती है, उनको मतलब अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हार्ड बर्न होएगा, ब्लीचिंग होएगा, ब्लोटिंग होएगा, मतलब पेट भरा भरा लगेगा, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, वोमिटिंग होएगा और नौशिया होगा। और जब सीवियर कंडीशन में हो जाएगा कि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको अपर जीआई ब्लीडिंग होने लगेगा, फिर जो आपका स्टूल्स है उसमें रेडनेस ब्लैकनेस दिखने लगेंगे, फिर खून की उल्टी होने भी लगेगी जिसको इमेसिस बोलते हैं, अचानक से वेट लॉस होने लगेगा और अनीमिया के कंडीशंस दिखेंगे। ये सारे चीज़ एक पीयूडी के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि उसमें क्या क्या दिखेगा। अब इसका डायग्नोसिस देखते हैं। अब सिंपल है, कोई चीज़ को डायग्नोस करना है तो अभी पीयूडी है वो अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए आप सिंपल है अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं या फिर ईजीडी कर सकते हैं,
फिर एच पाइलोरी टेस्ट जिसके वजह से वो हो रहा है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें आता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका ब्लड लेवल, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड लेवल कम होंगे तो वो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में दिख के आएंगे। फिर उसके बाद स्टूल टेस्ट रहेगा, स्टूल टेस्ट आप करवा सकते हो। स्टूल टेस्ट में आपका जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका प्रेजेंस दिख जाएगा। फिर उसका जीआई रेडियोग्राफी, मतलब किस जगह हुआ है, क्या वो डिओडर्नल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, वो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जो कॉमन गोल्स है, मतलब एक अब आप डायग्नोस कर लिया, अब आपका ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल्स क्या होगा, सिंपल से रिलीफ, जो अल्सर पेन है उसको रिलीफ करना। फिर उसके बाद वापस जब अल्सर, मतलब वापस अल्सर ना होना, फिर उसके बाद जो भी आप रेजिमेंट दे रहे हो कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी फार्माकोथेरेपेटिक्स में दो चीज़ होता है, हम उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देखते हैं और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देखते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंशंस या फिर विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन, मतलब कुछ भी मेडिसिन दिए बिना वो अगर कोई चीज़ ठीक हो जाती है तो उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रेस से भी होता है अल्सर, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके वजह से एसिड पेप्सिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जे तो आपको रिड्यूस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कम करना है, और जो आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आप सिगरेट पीते हो या फिर कोई भी स्मोक रहेगा या फिर अल्कोहलिक है, वो सारे प्रिवेंट्स करना है। फिर जो NSAID के वजह से आपको जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो सारे को नेगलेक्ट करना है। फिर अवॉइड ब्रीवेजेस, तो भी मतलब एसिडिक कंडीशन वाली चीज़ें जो रहती है, मतलब एसिडिक कंडीशन है, सोडा वाली कंडीशन रहती है, उसको नेगलेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्पाइसी फूड्स नहीं लेने, कैफीन्स नहीं लेने, अल्कोहल, जैसे मैंने बताया। अभी देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पे पहला आता है एसिड सप्रेसर। उसमें सिंपल, अब हमने ये सब जो भी बी फार्म के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको तो पता होगा कि एसिड सप्रेशंस क्या होता है, और पीयूडी उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो पीयूडी में सिंपल सा आता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एक फर्स्ट लाइन ड्रग रहता है। कोई भी स्टमक अल्सर या स्टमक कोई भी स्टमक क्या बोलते हैं, पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी रहती है उसमें हम PPI जनरली प्रीफर करते हैं। अब उसमें क्या है, ओमेप्राजोल 20 to 40 mg वंस डेली दिया जाता है। और उसमें एक और ड्रग है पेंटाप्राजोल, जो 40 mg वंस डेली दिया जाता है। ये सारा जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 to 8 वीक्स दिया जाता है। इसका MOA क्या है, ये रिवर्सिबली इनहिबिट्स करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो H+ आयन को, और फिर उसके बाद पोटेशियम, ये चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे एसिड सिक्रेशन बंद हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। फिर सेकंड है H पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी, इसको ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन, ये क्या कॉम्बिनेशन थेरेपी है। इसमें क्या किया है, ओमेप्राजोल 20 mg ट्वाइस देते हैं, और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं, एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली, और ये ड्यूरेशन फर्स्ट से लेकर 10वें दिन तक रहता है। फिर उसके बाद कैलिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 mg ट्वाइस अ डे। फिर ये सारा जो ये ट्रिपल थेरेपी रहता है वो 14 डेज के लिए रहता है। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रुप्लियन थेरेपी, जिसको बिस्मथ बेस थेरेपी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में, ये आप ध्यान दीजिए। इसमें चार चार चीज़ का कॉम्बिनेशन, आप क्वाड्रुप्लियन मतलब बोलते हैं चार, मतलब फोर चीज़ का कॉम्बिनेशन, और 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन मतलब चार ऐसे चीज़ जो एक कॉमन पेप्टिक अल्सर में दिख के आते हैं, वो चारों एक ही बार जो ड्रग दिया जाता है उसमें वो सारे खत्म हो जाते हैं। अभी पहला आता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसमें आता है पेंटाप्राजोल, जो बहुत कॉमन होता है। उसको हम 40 mg वंस अ डे लेते हैं, या फिर 20 mg उसका हाफ डोज लेके ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं। और उसमें ओमेप्राजोल भी आप सेम जो प्रीवियस डोजिंग है 20 to 40 mg वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद बिस्मथ सब सैलिसिलेट, ये दे सकते हैं, उसका डोज है
25 mg 4 times डेली। और फिर उसके बाद मेट्रानिडाजोल भी दे सकते हैं 250 से 500 mg 3 to 4 times अ डे। फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स भी दिया जाता है 500 mg 4 times अ डे डेली। और ये सारा जो थेरेपी रहता है वो भी 10 से लेके 14 दिन के ड्यूरेशंस में दिया जाता है। अब सेकंड आता है H2 रिसेप्टर। अब H2 रिसेप्टर अभी कहीं पे भी कुछ भी अगर अगर यहाँ पे कुछ भी इन्फे डैमेज होता है तो उधर इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन होगा फिर वही प्रोस्टाग्लैंडिन सारे जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे। अब मस्केरेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, उसमें H2 का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो फिर हम देते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उसमें आता है फेमेंटेडिन 20 mg ट्वाइस अ डे दिया जाता है। फिर उसका ड्यूरेशन रहता है 6 to 8 weeks। और फिर अभी म्यूकस हम जैसे जानते हैं कि म्यूकस डैमेज हो रहा था, अभी हम म्यूकस को भी प्रोटेक्शन करने के लिए भी ड्रग्स देते हैं, जिसका नाम है सुक्रालफेड 1 mg 4 times डेली। ये खाने से पहले दिया जाता है 4 से 8 हफ्तों के लिए। ये सारा मेरा नोट्स है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है बाय फॉलोइंग द डिपीरो 10th एडिशन। ये मेरा एक चैप्टर का पूरा नोट्स है। अगर ये आपने पूरा लिख लिया तो आपको इन डिटेल, अगर ये 10 मार्क के लिए आता है तो आपको फुल, अगर आपने पूरा का लिखा तो आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स 3 का, जिसका फर्स्ट चैप्टर पेप्टिक अल्सर डिजीज हमारा ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये भी एकदम इसका ही भाई है, सेम रिलेटेड है। वो भी इसोफेगल मतलब स्टमक और इसोफेगल कैविटी में होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो नोट्स है मैं आपको मेरे टेलीग्राम के लिंक चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैंने अभी नया वीडियो स्टार्ट किया है, और मेरे सारे प्रिपरेशंस मैं ऐसे ही करता हूँ बाय फॉलोइंग द डीपीरो एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी मुझसे गलती हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।